Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 10th Geography chapter 1st Resource and Development part 5. In this lecture video, we will discuss about land resources of India and its land use pattern. So let's start. We live on land. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं एंड हम इसका विभिन्न रूपों में उपयोग भी करते हैं. Thus land is a natural resource of utmost importance. अतः भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. यह प्राकृतिक वनस्पतियों, वन्य जीवों, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलापों, परिवहन एवं संचार व्यवस्थाओं को आधार प्रदान करता है. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands. भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं. About 43% of the land area is plain, which provides facility for agriculture and industry. इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को अगर हम 100% मान लें तो इस 100% का 43% पार्ट प्लेन लैंड है, अर्थात मैदानी भूभाग है. इंडिया के 43% भाग पर मैदानी भूभाग पाए जाते हैं जहां पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, अर्थात इंडिया का जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इसी 43% भूभाग पर पाया जाता है. माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects. इसके अलावा इंडिया के 30% पार्ट पर माउंटेनस रीजन है, यानी पर्वतीय भूभाग है, जो कि पेरेनियल रिवर्स यानी 12 नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं. ये पर्यटन के विकास के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा ये इकोलॉजिकल बैलेंस या पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है. About 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. इसके अलावा देश का लगभग 27% हिस्सा पठारी भूभाग है, जो कि मिनरल्स यानी खनिजों, फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैसेस और फॉरेस्ट यानी वन का एक बहुत बड़ा सोर्स है. नाउ लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया. लैंड यूटिलाइजेशन अर्थात भूमि उपयोग. भूमि उपयोग का अर्थ है कि कोई भी कंट्री अपने टोटल लैंड का यूज किस किस कार्यों के लिए करती है. इंडिया की बात करें तो इंडिया का
टोटल इंडिया के टोटल एरिया का 53% हिस्सा कल्टीवेटेड लैंड है, अर्थात 53% हिस्सा कृषि कार्य के लिए यूज होता है। 25% हिस्सा, ठीक है, लगभग 24.56%, ठीक है, लगभग 25 हो गया, तो 25% हिस्सा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर लैंड है। 5% हिस्सा अनकल्टिवेटेड लैंड है, सॉरी 13% हिस्सा अनकल्टिवेटेड लैंड है। अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब होता है कि जो कृषि कार्य के लिए यूज नहीं हो रहा है, कृषि भूमि तो है लेकिन अभी कृषि कार्य के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसमें आपका कुछ परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रासिंग लैंड भी आ जाते हैं, और जो है आपके फैलो लैंड्स भी आते हैं। फैलो लैंड्स परती भूमि, ठीक है, जब हम लगातार ही किसी लैंड पर एग्रीकल्चर करते रहते हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है, तो उसकी फर्टिलिटी को फिर से इंक्रीज करने के लिए उसको कुछ टाइम तक हम ओपन छोड़ देते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है फिर से वापस आ जाए। फैलो लैंड्स परती भूमि भी दो टाइप्स की होती है, करंट फैलो लैंड एंड अदर देन करंट फैलो लैंड। जनरली जो हमारी करंट फैलो लैंड होती है, ठीक है, वो क्या होती है? करंट फैलो लैंड ऐसी लैंड होती है जो कि जिस पर जो है लगभग 1 साल से कम समय के लिए, 1 साल या उससे कम समय के लिए खेती ना की गई हो, ठीक है, मतलब ऐसी लैंड जिसको हमने लगभग 1 साल से परती छोड़ा हुआ है, एज ए फैलो लैंड छोड़ा हुआ है। दूसरी होती है अदर देन करंट फैलो लैंड, वो भूमि होती है जिस पर लगभग 1 साल से लेकर 5 साल तक जो है खेती ना की गई हो, ठीक है। तो जो फैलो लैंड होती है वो लैंड होती है जिसको फिर से फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए ओपन छोड़ा गया होता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड। जो करंट फैलो लैंड होती है ऐसी लैंड से होती है, ऐसा एग्रीकल्चर लैंड होता है जिस पर लगभग 1 साल से खेती ना की गई हो, कृषि ना की गई हो। अदर देन फैलो लैंड ऐसी भूमि होती है जिस पर लगभग 1 से 5 साल तक कोई खेती, किसी भी तरह की कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ना की गई हो, खेती ना की गई हो। इसके अलावा जो है इंडिया में 5% आपका अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड है। अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड का मतलब होता है कि ऐसी लैंड जो या तो बैरन लैंड है, वेस्टलैंड है, बंजर लैंड है जो कृषि के लिए यूज ही नहीं किया सकती, या फिर जो है वो बिल्टअप एरिया है, ठीक है। बिल्टअप एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसमें बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो होते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होते हैं, ये जो है निर्मित क्षेत्र हैं। और इंडिया के 4% पार्ट पर जो है परमानेंट पास्चर लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी स्थायी चारागाह पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया के जो है जो टोटल एरिया है, ठीक है, उस पर 53% पार्ट पर कल्टिवेटेड लैंड है, 24.56 यानी लगभग 25% पार्ट पर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर लैंड मिलता है, 13% पार्ट पर अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे फैलो लैंड मिलते हैं, 5% पार्ट पर अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड स्पेशली बैरन लैंड एंड बिल्टअप एरियाज निर्मित क्षेत्र मिलते हैं, एंड 4% पार्ट पर पास्चर लैंड यानी अस्थायी चारागाह मिलता है। Now, land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and cultural traditions, etc. भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारकों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन
स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भूभाग के ही भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं वो रिमोट सेंसिंग एरियाज हैं। ठीक है, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पहुँचना काफ़ी टफ है, तो उनका जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आंकड़े डाटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसके जो पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र हैं उनका भी भूमि उपयोग सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है। The land under permanent pasture has also decreased. अस्थायी चारागाह के अंतर्गत आने वाली भूमि भी कम हुई है। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are consequences of it? इसलिए पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में हम कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? Most of the other than the current fallow land are either poor quality and cost of cultivation of such land is very high. वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और फसल उगाने के लिए कृषि की जो लागत है, प्रोडक्शन कास्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा आती है। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. इस भूमि पर 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे नेट सोन एरिया में शामिल कर लिया जाए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तो भारत के टोटल एरिया के 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। The pattern of net zone area varies greatly from one state to another state. It is over 80% of the total area in Punjab, Haryana, and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and Andaman Nicobar. नेट सोन एरिया यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत भी भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा के 80% भाग पर खेती की जाती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार के 10% से भी कम एरिया पर खेती की जाती है। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area, and it was outlined in the National Forest Policy 1952. हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है कि लगभग 33% एरिया फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। शायद लास्ट ईयर आपके एग्जाम में भी आया था कि भारत के कितने परसेंट
लैंड पर अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया भारत के कितने % लैंड पर फॉरेस्ट होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 भारत के लगभग 33% पार्ट पर वन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो भारत के लगभग 24.56% एरिया ऐसा है जिस पर फॉरेस्ट एंड ट्री लैंड मिलता है, जो कि 33% से काफ़ी कम है। It was considered essential for maintenance of the ecological balance. और यह जो है, जो फॉरेस्ट लैंड है, ये फॉरेस्ट की संतुलन बनाए रखने के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। The livelihood of millions of people who live on the fringe of these forests depends upon it. ये जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं, ये वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses. Wasteland and includes rocky, arid, desert areas, and land put to the other non-agriculture use includes settlement, roads, railways, industries, etc. इसके अलावा भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में प्रयोग की गई भूमि कहलाता है। ठीक है, जो हम अनकल्टिवेटेड लैंड की बात कर रहे जो हम अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड की बात कर रहे थे, उसमें आपकी बंजर भूमि आता है और बिल्डअप एरिया आता है, या गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि जो कृषि कार्य में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जो गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि है उसमें आपका पहाड़ी चट्टानें, ठीक है, डेजर्ट एरियाज और ड्राफ्ट एरियाज यानी सूखी भूमि भी आती है। इसके अलावा जो बिल्डअप एरिया, इसमें आपकी सेटलमेंट्स, बस्तियां, रोड, सड़कें, रेल लाइंस, उद्योग इत्यादि आते हैं। नाउ continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment. लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंध की अवहेलना करने से और लगातार भूमि उपयोग करते रहने से भू संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। नाउ एक बार हम इसमें एक टर्म यूज हुआ है नेट जोन एरिया। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये जो टर्म है नेट जोन एरिया, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है इसकी डिफिनीशन पूछ लेता है। तो द नेट जोन एरिया और द एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया प्लस नेट जोन एरिया इज नोन एज क्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जनरली शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक कृषि वर्ष में यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, नेट जोन एरिया किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर ईयर में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को कहते हैं और इसे जो है हम क्रॉस क्रॉप्ड एरिया जनरली जो है नेट जोन एरिया वो एरिया होता है जो कि किसी पर्टिकुलर ईयर में बोया गया होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो हमारा टोटल एग्रीकल्चर लैंड होता है उसका कुछ पार्ट हम फैलो लैंड छोड़ देते हैं और कुछ पार्ट पे एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो जो वो एग्रीकल्चर लैंड जिस पर्टिकुलर एरिया में जिस पर हम क्रॉपिंग करते हैं वो हमारा नेट जोन एरिया होता है। लेकिन जब इस नेट जोन एरिया में हम फैलो लैंड को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्रॉस क्रॉप्ड एरिया
यानी सकल कृषि क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हैं। नेट जोन एरिया क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने % भूभाग पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, वो नेट जोन एरिया होता है। जब नेट जोन एरिया में हम फैलो लैंड ऐड कर देते हैं तो वो हमारा ग्रास क्रॉप एरिया या सकल कृषि क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर वीडियो में हम फिर से लैंड डिग्रेडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।